हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम पोइट्री पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम पोइट्री पोर्शन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि पोइट्री पोर्शन में जो भी पोएम्स हैं उस पोएम में हमें क्या क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, हमने जो पोएम ली है, आपकी जो फर्स्ट पोएम है ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जॉन मिल्टन की पोएम को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो भी इस पोएम से अब तक आए हुए क्वेश्चंस हैं 2012, 2014, 2016, 2018, इन चारों सालों में जो भी क्वेश्चंस अब तक इस पोएम में से लिए गए हैं, सबसे पहले उन पे हम गो थ्रू करेंगे। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है जो 2012 में आया था। दे ऑल्सो सर हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन, कि किस पोएम से ये लाइन ली गई है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया था। वैसे जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है, क्योंकि वो स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट ग्रेड में, कि वो कौन कौन से क्वेश्चन अब तक आए हैं। तीनों चारों पेपर उन्होंने निकाल भी लिए होंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ऐसे पुराने स्टूडेंट जिन्होंने इन चीज़ों की स्टडी नहीं की है, इसके बारे में भी मैं उनको बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझें। और जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बोरिंग महसूस नहीं करेंगे। सर ने जो पहला जो वीडियो बनाया है लिटरेचर पार्ट से, वो किस तरीके का बनाया है। पहले आप जो मैंने बताया कि आप केवल क्वेश्चंस पे नज़र डालिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस अब तक आए हैं, उसके बाद हम इस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, दे ऑल्सो सर हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन, कि कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है। तो सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट ने पढ़ा है, कि ऑन इज ब्लाइंडनेस से इस पोएम से ये लाइन ली गई है। और जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते थे कॉलेज टाइम में, तो आप लिखते भी थे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे आप देखिए सेकंड क्वेश्चन जो 2012 में आया था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंड व्हाट डज द लाइट रेफर टू। तो सभी को पता है कि यहाँ पे आई साइट के बारे में है, कोई सनलाइट, इंफ्रारेड रे, कॉस्मिक रेस, इसके बारे में नहीं है। अब 2012 के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में इस पोएम में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो है मिल्टन ऑन इज ब्लाइंडनेस इज। तो मिल्टन जो है, मिल्टन की जो पोएम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, वो क्या है। तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है पेट्रांकन सोनेट है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको फटाफट आंसर बता रहा हूँ कि ताकि आपको एक बार इन क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज हो जाए। इसके बाद में 2014 में ये क्वेश्चन आया था, इन लाइन 3 ऑफ इज ऑन इज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट। तो वो टैलेंट क्या था, तो हिज पोएटिक एबिलिटी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन 2012 में पूछे गए थे। थोड़ा सा एक चीज़ और देखो कि 2014 में एक क्वेश्चन और आया था, मतलब कुल मिला के 3 क्वेश्चन 2014 में आए थे। तो 2014 में जो एक क्वेश्चन आया था, दे ऑल्सो सर हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन इज ब्लाइंडनेस, दे स्टैंड फॉर दोज हु, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको केवल क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2012 में 2 क्वेश्चंस ऑन इज ब्लाइंडनेस से पूछे गए थे और 2014 में 3 क्वेश्चंस ऑन इज ब्लाइंडनेस से पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और 2016 में, तो 2016 में जो क्वेश्चन आया था, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन इज ब्लाइंडनेस। तो 2016 में जो एक क्वेश्चन आया था कि कौन उसको जवाब देता है मिल्टन को। तो सभी को पता है कि मिल्टन को जो जवाब देता है वो है पेशेंस, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पेशेंस को पोएम में जो पेशेंस का जो पी है वो कैपिटल में है, कैपिटल में है। इसका मतलब है कि पेशेंस वहाँ पे पर्सोनिफाइड है। इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। 2016 के बाद जो सेकंड क्वेश्चन आया था 2016 में, उसमें क्या आया था, मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। तो मिल्टन जो है वो, उसकी जो पोएम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, वो कौन से एक्सप्रेशन के साथ में, जो पोएट का जो एक्सप्रेशन है वो कौन से एक्सप्रेशन के साथ खत्म होती है, तो फैथ इन गॉड्स वे, ये इसका आंसर होगा। ये आंसर तीनों गलत हैं।
अभी क्वेश्चन नंबर जो 8 है, हु इज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट, तो इसका आंसर होगा वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट। ठीक है, ये 2016 में भी 3 क्वेश्चन इससे लिए गए थे, तो 2014 और 2016 में 3-3 क्वेश्चंस आए थे। और अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। ठीक है, तो बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। ये तो आपको अभी ताज़ा ताज़ा हुआ है तो आपको पता ही होगा। और ये आंसर था इसका कि उसने स्वीकार कर लिया था उसकी विल को, यानी ईश्वर की इच्छा को चुपचाप, मतलब शांत भाव से चुपचाप उसने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लिया था। जैसे हम बोलते हैं प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा। तो ये 2018 में। इसके बाद में फिर एक और हम आगे बढ़ते हैं, और 2018 में जो एक क्वेश्चन आया था, द फिगर ऑफ स्पीच इज बट पैशन टू प्रिवेंट दैट मर्वर सून रिप्लाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 2018 में, लास्ट क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, 2014 में और 2016 में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो इसका आंसर था पर्सोनिफिकेशन, कि यहाँ पे पैशंस है उसको पर्सोनिफाइड किया है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस 2012 से लेकर 2018 तक मिल्टन वाली जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उससे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, आपने देखा होगा काफ़ी जो टीचर्स क्लासेज में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में या ऑनलाइन क्लासेज में, तो सबसे पहले वो मिल्टन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि मिल्टन ये था, मिल्टन की और जो सोनेट्स हैं उनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखी है, तो 24 सोनेट्स के बारे में हम चर्चा कर नहीं सकते। मिल्टन का फ्रेंड कौन था, मिल्टन ने क्या हुआ था, ये। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि मिल्टन के बारे में पर्सनली कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। मतलब 2012 से लेकर 2018 तक जो एग्जाम हो चुके हैं, 4 एग्जाम जो हुए हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन मिल्टन की लाइफ से संबंधित या मिल्टन के जो पर्सनल जो इवेंट्स हैं उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है। तो आगे, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आगे पूछने की संभावना हो सकती है। ठीक है, जो अब एग्जाम होने वाला सितंबर में। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिल्टन के जो बारे में पर्सनली क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये हमने स्टडी करी। दूसरी बात, आपने एक चीज़ नोट की है, तो जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच केवल 2018 में ही पूछा गया है, जो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक जो 4 एग्जाम हो चुके हैं उनमें एक भी फिगर ऑफ स्पीच मिल्टन की पोएम से नहीं पूछा गया, केवल 2018 को छोड़कर। तो ये आपको एक बार नोट करने की है। इसका मतलब है कि 2020 में जो क्वेश्चन होने वाला है, जो पेपर होने वाला है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते समय बहुत ध्यान से ये समझना होगा कि उस पोएम में आखिर सटीक फिगर ऑफ स्पीच क्या बन रहा है। चलो उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे पोएम के बारे में। फिलहाल आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, क्योंकि ये पहला वीडियो है लिटरेचर का, और जो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो ये पहला वीडियो देखेंगे, इसलिए मैं पहले से एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ अपनी और आपकी भी, कि आपको तैयारी कैसे करनी है। वरना क्या होगा कि एग्जाम आ जाएगा और आप होश पोश हो जाओगे तैयारी में। सबसे पहले आप देखो कि हमें करना क्या है। देखो 2018 की अगर हम बात करें, पहले एक बार वापस हम विचार कर लेते हैं कि 2018 में पेपर का लेवल किस टाइप का था और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पोएट्री पोर्शन से टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे 23। ठीक है, वेस्टलैंड वाली जो पोएम है उससे पूछे गए थे आपके 4 क्वेश्चन, और जब हैरोल्ड पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है उसमें से 3 क्वेश्चन, क्राई द पीकॉक 2 क्वेश्चन, लिटरेरी टर्म्स में से 5 क्वेश्चन आए थे, ड्रामा में से 8 क्वेश्चन, प्रोज में से 4, फिक्शन में से 6 क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, और फोनेटिक्स उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे। मतलब वर्ड स्ट्रेस के ऊपर इन्होंने कोई स्ट्रेस ही नहीं दिया, यानी उनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो अब तक आज इस वाले जो पेपर है इसमें 65 क्वेश्चन आए थे। तो वो तो आते ही हैं 55 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, वो तो 65 क्वेश्चन। इस तरीके से ये पैटर्न था इनका कि किसमें से कितने क्वेश्चन आए थे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 23 क्वेश्चन पोएट्री वाले पोर्शन से आए थे, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर 25 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं, 24 भी आ सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे पीछे 2-3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। तो कुल मिला के 65 क्वेश्चन ये और प्लस 55 क्वेश्चन। अब अगर हम बात करते हैं कि मार्क्स कैसे लेना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे भी करके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स अपने सब्जेक्ट में ही हम ले सकते हैं इंग्लिश में।
जीके के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वेरियस सब्जेक्ट्स हैं और वेरियस सब्जेक्ट्स होने के कारण हम सारे सब्जेक्ट्स पे विशेष जो परफेक्शन है वो नहीं ले पाते। तो आपको क्या करना है कि 65 + 55 इन ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट है, इसी में आपको मैक्सिमम 90% तक मार्क्स आपको इसमें लेने हैं। 90% से ज़्यादा ही होने चाहिए। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, देखो 65 क्वेश्चंस हैं। अब इन 65 क्वेश्चन में जो पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया है वो समझ गए होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। तो मेरा ये मानना है कि 65 क्वेश्चन में से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनके 65 क्वेश्चन में से कम 60 क्वेश्चन तो उनके करेक्ट हों। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके इनमें गलत हो सकते हैं, जैसे फोनेटिक्स वाले पार्ट में कोई मिस्टेक हो सकती है, या कोई फिगर ऑफ स्पीच पहचानने में आप कोई मिस्टेक कर सकते हो, जैसे लिटरेट फॉर्म्स है। पोएम की फिगर ऑफ स्पीच आएगी तो वो तो मैं आपको सारी करवाऊंगा, लिटरेट टर्म्स भी कराऊंगा, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी फिगर ऑफ स्पीच उठा के दे दी या ऐसी पोएम की लाइन दे दी जो पोएम हमने पढ़ी नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा वो फिगर ऑफ स्पीच वाला जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना हो जाती है कुछ परसेंट, बाकी 99% वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि इनमें से हमने 5 क्वेश्चन मान लिए कि हमारे 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में 60 क्वेश्चन हमारे करेक्ट होंगे, प्लस 55 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ग्रामर वाले पार्ट से, मतलब 12th लेवल वाला जो पार्ट है। 65 में आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो लेवल है वो आ चुका है, और ग्रामर वाला जो पार्ट है उसमें आपके 55 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो सकते हैं आराम से, इजी वे में। ठीक है, और वो कैसे होंगे ये मैं आपको करवाऊंगा, एक एक करके जो पार्ट है हमारे जो वीडियोस आएंगे, और बहुत ध्यान से आप भी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस आपको बराबर मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिर आगे हम बात करेंगे। तो टोटल आपके 110 का मतलब हो गया कि 220 मार्क्स। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि 220 नंबर यानी 220 मार्क्स जो हैं वो तो आपके इस वाले पार्ट से आ जाएंगे, इंग्लिश वाले पार्ट से। अब रहा फर्स्ट पेपर की बात, तो फर्स्ट पेपर में अगर आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो एक आगे की बात है, उसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फर्स्ट पेपर में तैयारी करने की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप देखो, ये 220 मार्क्स हमें लेने हैं किसी भी तरीके से इस वाले। इसके बाद में जो आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 60 नंबर, और इसके अंदर हम मानते हैं कि आपके 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो सकते हैं, तो ये 50 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल कितने हो गए, 220 + 50, टोटल आपके हो गए 270 मार्क्स। तो 270 मार्क्स तो एनी हाउ आपके आने ही चाहिए इंग्लिश वाले पार्ट से, यानी इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें आपके 270 जो मार्क्स हैं, सारे काटने के बाद में हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कम कर दिए, 5 यहाँ कम कर दिए और 5 यहाँ कम कर दिए, यानी टोटल कितना हो गया 15 क्वेश्चंस आपके मिस्टेक हम मान लेते हैं, 15, 14, 13 जो भी आपके गलत हो सकते हैं, 15 से ऊपर आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर 15 से ऊपर भी आपके रॉन्ग होते हैं क्वेश्चंस तो फिर इसमें आपके प्रॉब्लम हो सकती है सिलेक्शन में। तो 270 का हम टारगेट लेके चलना है कि 217 मार्क्स तो हमें मिनिमम आने चाहिए, इससे ऊपर हमें कोशिश करनी है। ठीक है, अब आगे कि मैं आपको आए हुए क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बताया मैंने आपको ये सारी चीज़ इसलिए बताई है ताकि आप तैयारी आज से ही शुरू कर दो उसी तरीके से। वरना क्या होगा कि एग्जाम टाइम में अगर आप वीडियोस देखोगे हमारे, उस समय जल्दीबाजी में तैयारी करोगे तो वो फिर तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम यहाँ से देंगे तो उनको आप कब सोल्व करोगे, वो सारा टाइम मैनेजमेंट आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात कि जो मैंने बात करी कि टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। टू द पॉइंट का मतलब है कि वो जो जरूरी चीज़ है उस पर विशेष ध्यान देना है, और जो गैर जरूरी है उसको एक केवल गो थ्रू करना है। ठीक है, हाँ। तो स्टूडेंट्स अब हम पोएम पे आते हैं, और पोएम है आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन। और इसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पोइट के बारे में पढ़ना है कि पोइट कौन है, किस टाइप का व्यक्ति है, किस टाइप की वो सोनेट या पोएम या लॉन्ग पोएम क्या लिखता है, उसकी जो पोएम लिखने की स्टाइल है वो क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हमें ज़्यादा पोइट के बारे में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर जो इनमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ उसी के बारे में हमें थोड़ा सा गो थ्रू करना है। ज़्यादा पोइट के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि ज़्यादा हमें जानने के लिए केवल पोएम के बारे में जानेंगे जितना डीप में जाना है। पोइट के बारे में एक नॉर्मल बातें कि पोइट क्या चाहिए, किस टाइप का व्यक्ति है, कहाँ रहता था, कब जन्म हुआ था, कब मरा था,
और क्या क्या उसकी जो पोएटिक स्टाइल है, पोएटिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम जानेंगे इसमें। अब आगे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन मिल्टन की। तो जॉन मिल्टन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 दिसंबर 1608, ठीक है। और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1674 को। तो ये पहली बात जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी, ये हमने जान लिया। और फिर हम एक बात जो करते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जॉन मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। इस लाइन पे आप विशेष ध्यान देना, मैंने जो लिखी है। पहली बात तो इसमें समझने की क्या है कि ये 17th सेंचुरी के पोइट थे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी सेंचुरी में हुए थे। तो ये जॉन मिल्टन जो है वो एक इंग्लिश पोइट थे और वो कब हुए थे, 17th सेंचुरी में। लेकिन दूसरी बात जो समझने की है वो इसमें वो ये है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसमें मैंने यूज किया है सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो मैं समझाने की थी। मैं ग्रामर की बात नहीं समझा रहा यहाँ पे, मैं ये समझा रहा हूँ कि 17th सेंचुरी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स का मतलब है कि उस 17th सेंचुरी में और भी महान कवि हुए थे, केवल अकेला जॉन मिल्टन नहीं हुआ था, और भी महान कवि हुए थे। और जॉन मिल्टन जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स, मतलब जॉन मिल्टन जो है उनमें से एक था। समझ में आ गई बात। तो और भी महान कवि हुए थे, जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने दिया है कि अलेक्जेंडर पॉप, जॉन ड्राइडन, एंड्रयू मार्वल, ये 17th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोइट्स हैं। और जॉन मिल्टन भी इन्हीं पोइट्स में से एक था, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि जॉन मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोइट, क्योंकि वो सबसे महान थे नहीं, और भी महान कवि हुए थे, महान पोइट हुए थे, उनमें से जॉन मिल्टन जो थे वो एक थे। ये समझने की बात है। तो दूसरी बात, कौन सेंचुरी के हुए थे, 17th सेंचुरी के। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं कि वो कौन सेंचुरी में हुए थे और उनके समकालीन कौन कौन थे, ठीक है। बाकी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक संभावना लेके चलनी है कि पोटेंशियलिटी है कि आगे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी अभी कि मिल्टन वाज बोर्न इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608, ये हम समझ ही चुके हैं। जगह का नाम सिर्फ इसमें आया कि ब्रैड स्ट्रीट है लंदन में जगह, वहां पे इनका जन्म हुआ था। एंड जॉन मिल्टन डाइड ऑन 8 नवंबर 1674 एज 65-66। तो 65-66 की एज में 1674 में उनकी डेथ हो गई थी और उसकी डेट है 8 नवंबर, ठीक है। ये जनरल बातें हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट तो इनको बुक्स में पढ़ चुके होंगे, लेकिन जैसा कि हमें तो ये बताना ही पड़ेगा क्लास के अंदर भी कि आपको ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और इनका ध्यान रखना है, ताकि जब हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे माइंड में जैसे जॉन मिल्टन का नाम आए तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाए आपके, ये जॉन मिल्टन क्या था, कब जन्म हुआ था, कब उनकी डेथ हुई थी। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात कि 65-66 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज बरीड इन सेंट गिल्स चर्च इन क्रिपलगेट स्ट्रीट लंदन। तो यहाँ पे इनको दफनाया गया था। अगर हम आगे बात करें तो 1625 मिल्टन वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1625 में मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए। ही वाज अवार्डेड अ BA इन 1629 एंड एन MA इन 1632। तो 1629 में इन्होंने BA किया और 1632 में इन्होंने MA किया। ये भी उनकी डिग्री के बारे में नॉलेज है कि उन्होंने कब कब कौन सी डिग्री ली। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 1638-39 में, तो मिल्टन जो है वो फ्रांस और इटली की उन्होंने यात्रा की। और इस पर छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की, याद रखने की, वो है कि वो गैलीलियो से वहाँ पे वो मिले थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम मिल्टन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे जब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, तो इन 1629 एट द एज ऑफ 21 मिल्टन रॉट हिज फर्स्ट मास्टरपीस ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये उन्होंने 1629 में ये उनका जो फर्स्ट मास्टरपीस ऑड है वो उन्होंने लिखा। तो इसके बारे में कोई एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये मिल्टन के बारे में है कि मिल्टन जो है उन्होंने, मिल्टन वाज ए सिविल सर्वेंट एज फॉरेन सेक्रेटरी फॉर द कॉमनवेल्थ रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसके अंडर में वर्क किया था, एज ए फॉरेन सेक्रेटरी हुआ थे ओलिवर क्रॉमवेल। और अब जो नेक्स्ट बात जो इस पोएम से जुड़ी हुई है कि हिज लेट नाइट रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट रूइंड हिज आई साइट। मिल्टन को क्या था कि रात को देर रात तक पढ़ने और जो लिखने की जो उनकी आदत थी, उसी ने उनकी जो आई साइट है उसको कमजोर किया और लास्ट में वो क्या हो गए, अंधे हो गए। तो इसी के ऊपर ये पोएम है पूरी।
तो ये एक लाइन है जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि उनकी वो पूछा जा सकता है कि वो कैसे अंधे हुए, ठीक है, क्या उनके आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया था या कोई किसी ने उनको चोट पहुंचा दी थी। तो आपको एक छोटी सी बात है कि उनकी जो लेट नाइट जो रीडिंग है और राइटिंग जो हैबिट है उससे उनकी आई साइट कमजोर हो गई और वो अंधे हो गए, ठीक है। इसके बाद में ट्रेजिकली इन 1652 मिल्टन वेंट ब्लाइंड। तो अब ये 1652 ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो अंधे कब हुए थे। तो जनरली जो फैक्ट्स मिल्टन के बारे में उपलब्ध हैं बुक्स वगैरह में या जो भी कहीं पे भी उपलब्ध है उनमें ये बताया गया कि 1644 में उनके आई साइड में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे वो कमजोर होती गई और 1652 में ही बिकेम कंप्लीट ब्लाइंड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ही हैड इंट्रोवर्टेड टेम्परामेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मिल्टन जो है वो एक अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब इंट्रोवर्टेड टेम्परामेंट उनमें था। एंड दिस इज रिवील्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो इंट्रोवर्ट जो उनकी जो क्वालिटी थी ये उसमें किसमें दिखाई पड़ता है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसमें ये सब चीज दिखाई पड़ती है। समझ में आ गई होगी बात में आपको यहाँ तक कि इसमें तीन चीजें हैं। एक तो उन्होंने वर्क किया कहाँ पे, ओलिवर क्रोमवेल के अंडर में, ठीक है, और किस पोस्ट पे, एज फॉरेन सेक्रेटरी। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज उनकी जो लेट नाइट जो रीडिंग हैबिट थी उसने उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाया, उनके आई साइट को, और वो ट्रेजिकली इन 1652 मिल्टन वेंट कंप्लीटली ब्लाइंड, ठीक है। ये हो गया आपका वो कब अंधा हो गया था 1652 में। उसके बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि वो उनमें इंट्रोवर्टेड टेम्परामेंट था और ये प्रकट होता है उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसमें ये प्रकट होता है कि उनमें उनकी जो क्वालिटी है जो उन्होंने सोनेट लिखी है उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वास्तव में उनमें क्वालिटी थी और वो मन में क्या सोचते थे। अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति किस प्रकार का सोचता है ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसमें ये दिखाई पड़ता है। आगे अगर हम बात करते हैं मिल्टन की क्वालिटी के बारे में तो इट वाज मिल्टन्स हु फर्स्ट यूज ब्लैंक वर्क्स इन एपिक। तो ये मिल्टन ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया। एक लिटरेट टर्म है ब्लैंक वर्ड जिसके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे जब फिगर ऑफ स्पीच के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। तो जितने भी लिटरेट टर्म्स है उसके बारे में डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल क्योंकि ये पोएम पढ़ा रहा हूँ तो पोएम के अंदर केवल आपको मैं पोएम के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि अगर हम लिटरेट टर्म की डिटेल स्टडी है अगर उस वाले पार्ट में करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आगे देखो आप, अगर हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, मिल्टन रोट ओनली 24 सोनेट्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मिल्टन ने कितनी सोनेट्स लिखी थी। तो 24 सोनेट्स लिखी थी जिसमें से जो 18 सोनेट्स थी वो इंग्लिश में थी और 5 सोनेट्स जो है वो लैटिन में थी और एक सोनेट जो है उसका कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन बट ही इज नॉन एज द सेकंड ग्रेटेस्ट सोनेटियर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन फिर भी वो जाने जाते हैं जो सेकंड ग्रेटेस्ट सोनेटियर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये इनकी क्वालिटी, इसके बारे में हमने जान लिया। तो ये दो बातें जो इंपॉर्टेंट है कि 24 सोनेट्स लिखी और सेकंड ग्रेटेस्ट सोनेटियर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो जाने जाते हैं इस नाम से, ठीक है। कहने का मतलब है कि 24 सोनेट्स लिखने के बावजूद भी मिल्टन जो है वो सेकंड ग्रेटेस्ट सोनेटियर के नाम से इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में जाने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें 8 तक। अब देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मिल्टन वाज मैरिड 3 टाइम्स, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जितने भी महान व्यक्ति हुए वो ज्यादातर 3 शादियां 2 शादियां से एक शादी ज्यादा करते ही हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और 10 जो पॉइंट है, मिल्टन वाज ए पेट्रांकन पोइट, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मिल्टन किस टाइप के पोइट हैं, तो वो पेट्रांकन पोइट है। एंड मिल्टन वाज अ स्टॉन्च रिपब्लिकन। ये कई बार जैसे नेट वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें विशेषकर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर और रिपब्लिकन का मतलब होता है गणतंत्रवादी। तो जो है मिल्टन जो है वो स्टॉन्च रिपब्लिकन थे, मतलब एक कट्टर गणतंत्रवादी व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये 11 नंबर का जो पॉइंट है वो भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, और मिल्टन वॉज ए प्योरिटन। तो मिल्टन जो है वो एक प्योरिटन का मतलब होता है धर्मनिष्ठ, या फिर इसको हम बोलते हैं अति नैतिकतावादी। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे समझने की बात क्या है
कि मिल्टन जो है वो एक धर्मनिष्ठ प्रकार के व्यक्ति थे, यानी अति नैतिकतावादी, कहने का मतलब धर्म के मार्ग पे चलने वाले। अब अगर हम प्योरिटन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो प्योरिटन अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट इन रिलीजियस प्रैक्टिस और मॉरल आउटलुक, ऐसा व्यक्ति जो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रिलीजियस प्रैक्टिस में यानी धर्म के आचरण में और नैतिक दृष्टिकोण से। मॉरल आउटलुक का मतलब नैतिक दृष्टिकोण। स्पेशली समवन हु रिगार्ड्स प्लेजर और लग्जरी एज सिंफुल। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, ठीक है, प्लेजर का मतलब होता है आनंद और लग्जरी का मतलब होता है विलासिता, और सिंफुल का मतलब है पाप, यानी पाप या फिर किसको बोलेंगे पापपूर्ण। तो कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो उसका जो आचरण है वो धर्म के हिसाब से है और नैतिक दृष्टिकोण वो रखता है। स्पेशली समवन हु रिगार्ड्स प्लेजर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो विशेषकर जो क्या करता है कि जो विलासिता को और आनंद को वो क्या मानता है, सिंफुल मानता है, यानी पापपूर्ण मानता है। उसको ये लगता है कि जो भी आनंद वगैरह, शराब पीना, एंजॉय करना, कहीं पे भी घूमना फिरना, ये सब उसके लिए क्या है, वो सोचता है कि ये सब क्या है, सिंफुल है। मतलब कुल मिला के वो पूरी तरह से सादा जीवन, उच्च विचार या धर्म के मार्ग पे चलने वाला कठोर व्यक्ति, यानी कठोर धर्म के नियमों को पालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्योरिटन कहलाता है। और मिल्टन क्या थे, मिल्टन वाज अ प्योरिटन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर हम जैसे प्योरिटन की अगर हम बात करें तो प्योरिटनिज्म के बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो प्योरिटनिज्म का मतलब होता है अति, इसका मतलब होगा अति नैतिकतावाद। तो ये एक सिंपल सी बात है जिसमें निज्म में ऐसा लगा हो तो उसका मतलब हिंदी में क्या होता है, बात है अति नैतिकतावाद। तो द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल हु फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट मॉरल एंड रिलीजियस रूल्स। ऐसा विश्वास, उन लोगों का ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था, और कौन लोग जो फॉलो करते हैं वेरी स्ट्रिक्ट मॉरल एंड रिलीजियस रूल, जो बहुत ही नैतिक और कठोर धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, वो उन लोगों की आस्था को हम क्या बोलते हैं, अति नैतिकतावाद। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद द प्योरिटन्स वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स। अब इसमें थोड़ा समझने की बात है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये जो वर्ड आया प्रोटेस्टेंट, तो इसको थोड़ा समझने की बात है। और एक होते हैं कैथोलिक। तो देखो, अगर आपने अभी सुना होगा कि हमारे देश में कई लोग सीए एनआरसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध। तो उसी से ये वर्ड बना है प्रोटेस्टेंट, यानी विरोध करने वाले। तो ये प्रोटेस्टेंट जो क्या थे, देखो, द प्यूरिटन वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंट दैट फॉर्म्ड इन द 16th सेंचुरी। अब ये ग्रुप कब बना था, 16th सेंचुरी में बना था, पहली बात। दूसरी बात, टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म्स, और किसके लिए बना था, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, यानी धार्मिक सुधार लाने के लिए। और धार्मिक सुधार कहाँ पे, चर्च में। अब देखो, द प्यूरिटन वांटेड टू प्यूरिफाई द चर्च बाय फॉलोइंग इंटेंसली स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जो प्यूरिटन थे वो क्या चाहते थे, प्योरीफाई करना, यानी शुद्ध करना, किसको, चर्च को। चर्च को शुद्ध करने से मतलब कि वहां पे जो भी बुराई थी या जो भी बुरे काम होते थे उसको शुद्ध करना। और वो कैसे, बाय फॉलोइंग, अनुसरण करके, इंटेंसली यानी गहनता से, स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रिंसिपल, कठोर जो धार्मिक जो सिद्धांत है उनका पालन करके, उनका अनुसरण करके वो चर्च को शुद्ध करना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने किसका विरोध किया, कैथोलिक, यानी ये ईसाइयों की ही दो ब्रांच है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। दो ईसाइयों के हैं, जैसे मोहम्मडन्स में होते हैं शिया और सुन्नी, और हिंदुओं में भी होते हैं जैसे शैव और वैष्णव, ठीक है, ये अलग अलग। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेज है। ये जो कैथोलिक होते हैं इनमें सब कुछ चलता है, मतलब हर प्रकार का एंजॉय, वाइन और जो भी जितने भी संसार की जितनी बुराइयां हैं, ठीक है, वो उससे इनको कोई परहेज नहीं होता कैथोलिक्स को। और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो इनका विरोध करते हैं और वो धर्मनिष्ठ के मार्ग पे चलने वाले होते हैं। तो इसलिए क्या है, ये जो प्यूरिटनिज्म है वो संबंधित किससे, प्रोटेस्टेंट से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और वो कब बना था ये ग्रुप, 16th सेंचुरी में। और क्यों बना था, चर्च को शुद्ध करने के लिए, या चर्च में जितने भी प्रकार के बुरे काम होते हैं, बुरे आचरण होते हैं, उसको दूर करने के लिए। और वो बुरे काम कौन करता था, कैथोलिक वर्ग। उन कैथोलिक वर्ग के जो बुरे कामों को दूर करने के लिए उन्हीं में से लोगों ने क्या कर लिया, एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप बना लिया। प्रोटेस्टेंट मतलब विरोध करने वाले। तो उन्होंने विरोध किया इन चीजों का और उनका नाम ही पड़ गया प्रोटेस्टेंट। ठीक, तो इस तरीके से ये इनका अति नैतिकतावाद जो ये चला उस समय।
और प्यूरिटन एज, अगर हम उसकी बात करें प्यूरिटन एज की, तो द लिटरेचर ऑफ द 17th सेंचुरी में बी कॉल्ड द प्यूरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मिल्टन जो है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जो एज ऑफ मिल्टन है वो क्या कहलाती है, तो वो प्यूरिटन एज कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और या फिर ऐसा पूछता है कि जो 17th सेंचुरी है वो कौन सी एज कहलाती है, तो वो प्यूरिटन एज कहलाती है या फिर द एज ऑफ मिल्टन कहलाती है। हम कैसे भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिटन एज कब से कब तक, 1600 से 1660 तक। ठीक है, और क्योंकि मिल्टन उस समय जिंदा रहा था तो एज ऑफ मिल्टन तो उसी को कहलाएंगे, और प्यूरिटन जो एज है वो 17th सेंचुरी को हम कहेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये आपको यहाँ तक मैंने जो समझाया है ये सिर्फ मिल्टन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कौन से, उनके फ्रेंड ने, मिल्टन के किसी फ्रेंड ने उनके बारे में ये लिखा था, ये कहा था, ये स्टेटमेंट था, मिल्टन के फ्रेंड का क्या स्टेटमेंट था, या मिल्टन की कोई सोनेट में कोई विशेष बात थी किसी और सोनेट में, इसके अलावा। तो ये सब आपको पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं है। केवल मिल्टन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो जो मैंने बताए हैं आपको। अब जो हमने मिल्टन के बारे में पढ़ा है तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है ना, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप इनको देख सकते हो। मिल्टन एक्टेड एज लैटिन सेक्रेटरी, ठीक है, 2, तो वो किसके उसमें बना था, किसके अंडर में उसने काम किया था, तो आप अभी हमने पढ़ा ये ओलिवर क्रॉमवेल, ये सिंपल क्वेश्चन है। और मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, ठीक है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है कि वो कब किस एज में वो कंप्लीट अंधे हो गए थे, तो 44 की एज में वो अंधे हो गए थे। के बाद में मिल्टन वेंट कंप्लीटली ब्लाइंड इन, तो वो उनका साल था 1652। ये थोड़ी देर पहले हमने मिल्टन के बारे में जो पढ़ा है उसी में से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो उनको आप कर सकते हो ताकि आगे प्रैक्टिस हो जाए। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मिल्टन वेंट ब्लाइंड, कि मिल्टन कब अंधे हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिल्टन कब अंधे हुए, व्हाइल राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड पैराडाइज लॉस्ट, व्हेन ही वाज जस्ट अ चाइल्ड ऑफ 9। तो कब अंधे हुए थे, जब बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, कि जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू किया उससे पहले वो अंधे हो चुके थे। ठीक है, इसलिए उस पैराडाइज लॉस्ट का काफी नाम है इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, कि उन्होंने अंधे होने के बाद इतना बड़ा एपिक उन्होंने लिखा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैराडाइज लॉस्ट को लिखने से पहले मिल्टन क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। ठीक है, इसके बाद हम अगर हम बात करते हैं हाउ मेनी सोनेट्स मिल्टन रॉट इन ऑल, कितनी सोनेट्स मिल्टन ने लिखी, ये हमने पढ़ाई की थोड़ी देर पहले कि मिल्टन ने कितनी सोनेट्स लिखी है, 24। अगर हम उसमें बात करें कि हाउ मेनी सोनेट्स ऑफ मिल्टन आर रिटन इन लैटिन, तो वो कितनी लिखी उन्होंने, 5 लिखी है लैटिन में। ठीक, हाउ मेनी सोनेट्स ऑफ मिल्टन आर रिटन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितनी लिखी उन्होंने, 18 सोनेट्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो। और अगर हम आगे बात करें मिल्टन सोनेट्स आर कॉल्ड, तो मिल्टन की जो सोनेट्स है वो क्या कहलाती है, द इंग्लिश सोनेट्स, पेट्रांकन, इटालियन, द इटालियन और पेट्रांकन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, द इटालियन और पेट्रांकन दोनों। ठीक है, या तो पेट्रांकन या इटालियन दोनों वो सोनेट कहलाती है मिल्टन ने जो लिखी है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मिल्टन मैरिड, तो मिल्टन ने कितनी बार शादी की, थ्राइस, 3 बार। ठीक है, जॉन मिल्टन बिलोंग्ड टू द, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जॉन मिल्टन बिलोंग टू द, जॉन मिल्टन किससे बिलोंग करते थे, क्लासिकल स्कूल, कैविलियर ग्रुप, मेटाफिजिकल स्कूल एंड प्योरिटेनिकल स्कूल, तो वो करते थे प्योरिटेनिकल स्कूल से। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि मिल्टन वाज ए प्योरिटन। ठीक है, और मिल्टन एज वाज कॉल्ड प्योरिटन एज। तो आपको जो सिंपल क्वेश्चन में बता रहा हूं उस पर आप विशेष ध्यान दो। अगर हम 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो, द प्योरिटन बिलीव्ड इन, जो प्योरिटन है वो किस में विश्वास कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि प्योरिटन के बारे में पूरा समझाया है कि जो प्योरिटन्स हैं वो किस में विश्वास करते हैं, मैन बीइंग बैड नीडेड टोटल डेडिकेशन टू गॉड। ठीक है, ये पहला इसका करेक्ट है, आप इसको चारों को पढ़ के देखो। और इनहेरेंट सिंफुलनेस ऑफ मैन, दे आर बीइंग इलेक्टेड पीपल हो, ये भी गलत है। सिंप्लिसिटी ऑफ वर्शिप स्क्रिप्चर्स, रीडिंग एंड प्रेयर, ये भी गलत है। तो फर्स्ट वाला है कि मनुष्य, वो मानते थे कि मनुष्य जो है ना वो बुरा होता है, उसकी जो आदतें होती है वो बुरी होती है और उसको जरूरत होती है टोटल डेडिकेशन टू गॉड, ईश्वर के प्रति वो अपने आप को समर्पित कर दे जिससे उसकी जो बुराइयां हैं वो दूर हो सके।
ऐसा जो प्योरिटन्स है वो बिलीव करते थे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम आगे बात करें, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको हम देख लेते हैं। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ। तो जॉन मिल्टन जो है वो किस सदी के राइटर थे? तो हमने अभी पढ़ा ही है कि 17th सेंचुरी के वो राइटर थे या पोइट थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इट वाज मिल्टन हु फर्स्ट यूज, उन्होंने सबसे पहले क्या यूज किया था? तो ब्लैंक वर्क्स। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हु वाज स्टॉन्च रिपब्लिकन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कौन थे? जॉन मिल्टन थे। ठीक है, कट्टर जो गणतंत्रवादी, कट्टर लोकतंत्रवादी जो व्यक्ति, वो कौन थे? जॉन मिल्टन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछा जा सकता है, द एज ऑफ मिल्टन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो वो क्या कहलाएगी? प्योरिटन एज। ठीक है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एलिजाबेथन एज भी हो सकती है क्या? नो, इसका आंसर क्या आएगा? प्योरिटन एज, क्योंकि एलिजाबेथ जो एज थी वो 1558 से 1603 तक थी। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। एलिजाबेथन जो एज है वो 1558 से 1603 तक थी, और जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1608। ठीक है, 1608 में। तो इसीलिए जॉन मिल्टन को लास्ट एलिजाबेथन भी बोला जाता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखो कि जॉन मिल्टन को लास्ट एलिजाबेथन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई जॉन मिल्टन जब एलिजाबेथन एज थी उसके आसपास ही वो पैदा हुए थे, तो उनको एक लास्ट एलिजाबेथन माना जाता है। ऐसा जो जॉन मिल्टन के बाद जो फैक्ट्स हैं उनमें लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मिल्टन की एज पूछी जाए और एलिजाबेथन भी साथ आ जाए और प्योरिटन भी साथ आ जाए, तो आपको प्योरिटन जो एज है उस वाले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन के बारे में हमने पढ़ा कि जॉन मिल्टन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे केवल आपको उन्हीं को ध्यान रखना है, और कुछ बातें जो मैंने बताई इनमें से जो सिंपल क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिंगल लाइन में भी आ सकते हैं, और अगर मैचिंग वाले क्वेश्चन अगर अगले एग्जाम में आ जाएं तो 4 क्वेश्चन को बना के मैचिंग वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो हैं, जैसे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम पे जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन या समरी वगैरह या सेंट्रल आइडिया वगैरह लिखते हो, जब स्टेंजा का या पोएम का जो क्वेश्चंस आपके आते थे, तो क्वेश्चन उनके बीच में से आ सकते हैं। जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप लिखते थे उस तरह की लैंग्वेज बना के क्वेश्चन दे सकते हैं पेपर को हार्ड करने के लिए। तो वो हम स्टडी करेंगे पोएम में आगे। तो ये था आपका जो पार्ट है। फिलहाल मैंने यहाँ पे जॉन मिल्टन के बारे में बताया कि उनका पर्सनली क्या थे जॉन मिल्टन, और किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में बताई है आपको। जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अबाउट द पोएम, कि पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, उसमें हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी क्वेरी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेरी भेज सकते हैं, और भी कुछ उनको जानना है और उनको कुछ लगता है, कुछ सजेशंस हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट वो फोन व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।